हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। अपने बात कर रहे हैं सेकंड के शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अपन मॉडल पेपर पे अपन अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको 17वां मॉडल पेपर करवाया अभी, उसके हमने 50 क्वेश्चन करे हैं। 50 क्वेश्चन से हम आगे बढ़ रहे हैं 100 क्वेश्चन की ओर। हमारे जो बचे हुए 50 क्वेश्चन हम इस क्लास में पूरे कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, हमने इससे पहले 17 मॉडल पेपर तैयार कर चुके हैं। यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप आरपीएससी मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। मित्रों, आपको एग्जाम से पहले 20 से 25 मॉडल पेपर करवा दूंगा। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपके ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवा जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूँ कलाम सिविल सर्विस से यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। जो नए साथी हमारे साथ जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें। और यदि आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जो कि अपने यूट्यूब चैनल नाम से ही बना हुआ है। बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? मित्रों, आपको बतानी है जो यूरोप की पर्वत श्रृंखला नहीं है, इनमें से कौन सी है जो यूरोप की नहीं। मित्रों, एटलस, कार्पेथियन, पिरेनेटीज और आल्प्स। दोस्तों, पिरेनीज, आल्प्स, इनमें से बताइएगा कौन सी यूरोप की नहीं है। तो मैं आपके बात बता देता हूं कौन सी पहले यूरोप की है, वो बात कर लेते हैं। तो यूरोप की जो है ना, वो आपकी हो जाएंगी, ये 3 हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी आपकी? ये 3 कहाँ की हो जाएंगी? ये आपकी मित्रों यूरोप की हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएगी? हाँ जी, यूरोप की ये हो जाएंगी। अब देखिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, एटलस कहाँ की है मित्रों? ये एटलस जो है ना, ये एटलस अफ्रीका की है। दोस्तों, कहाँ की है? ये अफ्रीका की ये हो जाएगी आपकी एटलस पर्वत श्रृंखला। कहाँ की हो जाएगी आपकी? अफ्रीका। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अफ्रीका की ये हो जाएगी ये। ठीक है साहब। और ये बाकी 3 कहाँ की हैं? ये बाकी 3 आपकी हैं यूरोप की। ठीक है साहब, और ये यूरोप की हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पहला 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, 15 मिनट का समय है। 15 मिनट में अपने ये 50 क्वेश्चन हल कर लेंगे। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? दोस्तों, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी हिंद या दक्षिणी हिंद? दोस्तों, ये जो दक्षिणी चीन सागर है ना, ये दक्षिणी चीन सागर, प्रशांत महासागर। और प्रशांत सागर की बात करूँ, प्रशांत महासागर, इसके अंदर अपन बात करें उत्तरी प्रशांत की, है ना। उत्तरी प्रशांत है ना, उसका ये सीमांत सागर है। कौन? दक्षिणी चीन सागर। ठीक है साहब, आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी प्रशांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे इस, अब देखिएगा इसे बोलते क्या है? पहले तो ICTZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? ITCZ बोलते हैं, जिसे उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहेंगे इसको हिंदी के अंदर। अब देखिएगा, क्षेत्र का निर्माण जिन पवनों के मिलने से होता है वह है। अब वो कौन सी पवनें हो जाएंगी आपकी? हाँ जी, तो क्या आंसर रहेगा मित्रों? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पवने। अपनी कौन सी हो जाएगी? व्यापारिक पवने हो जाएगी। क्या आंसर हो जाएगा? व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ऐसे चलती है। कैसे चलती है? ऐसे चलती है। अब ये दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये चलती है व्यापारिक पवने से। तो ITCZ का निर्माण का जिन पवनों के मिलने से होता है वो हो जाएगा हमारी व्यापारिक पवने से। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। हाँ जी, अंटार्कटिका के ऊपर सर्वप्रथम ओजोन क्षेत्र की खोज करता वैज्ञानिक था। दोस्तों, ओजोन क्षेत्र की खोज करता वैज्ञानिक कौन था? ये पूछा जा रहा है आपसे। 54 नंबर क्वेश्चन मित्रों। तो ओजोन छिद्र का अंटार्कटिका के ऊपर सर्वप्रथम ओजोन छिद्र की खोज करता, ओजोन छिद्र है दोस्तों, ये छिद्र लिख दिया मैंने, है ना, छिद्र लिख दीजिएगा। छिद्र की खोज करता वैज्ञानिक कौन था? तो खोज करता जो वैज्ञानिक था मित्रों, वो था फारमान। कौन था? फारमान था। ये 1985 में इन्होंने खोज करी थी। कब करी थी? 1985 में। अब बात कर लेते हैं ओजोन में ये जो छिद्र हो रहा है, ओजोन पर को जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये गैस कहाँ से उत्सर्जन होती है? ये एयर कंडीशन से होती है। ठीक है, एयर कंडीशनर देखोगे, एयर कंडीशन जो अपने घर में ऐसी लगी होती है, ऐसी से होती है, फ्रिज से होती है ना। तो ये सारे किसके उत्तरदायी कारण है? इसका CFC की वजह से ये ओजोन में छिद्र हो रहा है। अब ये सबसे पहले छिद्र का जो खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन था? फारमान था दोस्तों। फारमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आर्कटिक उष्ण क्षेत्रों में ना ओजोन क्षेत्र की जानकारी मिली थी। जो छिद्र अपने को कहाँ से दिखाई देगा? ये जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं ना, वहाँ से दिखाई देता है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा B। आगे बढ़ रहे हैं, प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला जो देश है ना, वो आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, वो हो जाएगा कनाडा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कनाडा कितना कर रहा है प्रति व्यक्ति? तो ये आपको ध्यान रखना, 60 लाख टन करता है। कितना करता है ये? 60 लाख
टन करता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में कौन है, इसके बाद में अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा मित्रों, अमेरिका हो जाएगा। 20.6 लाख टन करता है ये उत्सर्जन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका कनाडा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं सभी से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, जो भी नया साथी हमारे साथ जुड़ा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी हमारे पास तो यही है गुजारिश करने के लिए, और यदि इनमें आपके पैसे लग रहे हैं तो भाई आप ही जाने, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव पर स्थित कौन सा महासागर है, हाँ जी बताइएगा। उत्तरी ध्रुव पर तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर है। ये कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव के अंदर है दोस्तों। अब उत्तरी ध्रुव के अंदर बताओ, ध्यान करते हैं अपने अलास्का से लगाकर, कहाँ से लगाकर, अलास्का, ठीक है, अलास्का से लेकर बेरिंग जो संधि है ना, बेरिंग सागर तक ये विस्तृत है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर फैला है ये। कितने फैला है, 1.40 करोड़। तो आपको ये ध्यान हो गया होगा, अलास्का से लगाकर बेरिंग जो सागर है ना, वहाँ तक ये फैला हुआ है। कौन सा, आर्कटिक महासागर। आगे बढ़ रहे हैं, 57 नंबर है, शुष्कता से संबंधित पर्यावरण समस्या क्या है। शुष्कता से संबंधित जो पर्यावरण समस्या है ना, वो है आपका मरुस्थलीकरण है। कौन है मित्रों, मरुस्थलीकरण है। अब जो मरुस्थलीकरण क्या है, 25 सेंटीमीटर से ना जहाँ वार्षिक वर्षा होती है ना, उसको बोलते हैं अपने मरुस्थलीकरण। ठीक है, मरुस्थली बोलेंगे। अब मरुस्थलीकरण क्या है, मृदा है ना, मृदा अनुपजाऊ है, यहाँ पे कैसी है, अनुपजाऊ है। ठीक है सब, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हवा कैसी है, यहाँ पे हवा शुष्क हवा है, हवा कैसी है, शुष्क है। तापमान भी अधिक होता है यहाँ पे। तो ठीक है साहब, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मरुस्थलीकरण हो जाएगा। विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत कौन सा है देखिएगा, प्राचीनतम वर्डा है यहाँ पे, है ना। तो प्राचीनतम वर्डा आएगा तो हमारा मोड़दार पर्वत पूछा है यहाँ से, है ना। तो मोड़दार जो पर्वत हो जाएगा हमारा अरावली हो जाएगा। प्राचीनतम कौन सा हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। अब अरावली जो पर्वत श्रेणी है ना, ये अरावली, अब इसका ये कब देखिएगा, पूरा कैम्ब्रियन युग दोस्तों, पूरा कैम्ब्रियन युग। अब ये पूरा कैम्ब्रियन युग के अंदर इसकी उत्पत्ति बताते हैं। और ये एक मोड़दार पर्वत थी दोस्तों, कैसी थी ये, मोड़दार थी। लेकिन अब ये कैसी है, अब ये अवशिष्ट है, ऊपर से कैसी होगी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होगी, है ना, कटी फटी होगी। तो इसलिए इसको बोलेंगे अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला होगी ये। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो रहा है हमारा, अरावली पर्वत श्रृंखला। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण ICTZ क्षेत्र है दोस्तों। अतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पूछा जा रहा है आपसे, अभिसरण ICTZ क्षेत्र है, तो कौन सा है बताइएगा इनमें से। हाँ जी, 59 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, विषुवत वृत्त पर स्थित निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, निम्न में से किस दल ने जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया था। तो किसकी अगुवाई में पूछा जा रहा है आपसे। हाँ जी, क्या आंसर होएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर अपना सही कर लीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपसे एक सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है यहाँ से। तो देखिएगा, ये प्रमुख नदी है, और ये कौन सी है, इनकी सहायक नदी है। अब गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना है, बिल्कुल साहब, गंगा की जो सहायक नदी है यमुना है, ये बिल्कुल सही है। हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी है, बिल्कुल दोस्तों। और मानस नदी ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, बिल्कुल ये सही हो रहा है दोस्तों। ये सारे ही हमारे क्या है, ये सही हैं। एक हमारा है गोदावरी गंडक, ये गंडक है ना जो नदी है ना, ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ ये किसकी सहायक नदी है, गंडक। ये गंडक नदी ये हो जाएगी आपकी गंगा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, गंगा नदी की। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। गंगा किसकी सहायक नदी है, ये गंडक गंगा की सहायक नदी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता देता हूँ आपके लिए, हाँ जी, गोदावरी, जो गोदावरी नदी है ना, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, इसकी सहायक नदियाँ हैं वो आपकी हो जाएगी, एक तो कौन सी, पेनगंगा, पूर्णा, वृदा। ठीक है साहब, वृदा, इंद्रावती भी है ना, ये सारी किसकी हैं, गोदावरी की हो जाएंगी। तो हमसे पूछा क्या था, सुमेलित नहीं है। तो डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा।
आप डी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? शिमला समझौता आपको पता होना चाहिए ये बात, शिमला समझौता होता किस वजह से है? 1972 की बात है दोस्तों, है ना, 1972 की बात है। शिमला समझौता 1972 में होता है। अब इस वक्त क्या होता है शिमला समझौता? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शिमला समझौता किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है साहब, भारत और पाकिस्तान के मध्य हो रहा है शिमला समझौता। और मैं आपके लिए थोड़ा सा और नॉलेज बता देता हूँ, ये जो बांग्लादेश का जो उत्पत्ति हुई थी इस शिमला समझौते से की वजह से हुई थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है ना, थोड़ा सा ये भी याद ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से शिमला समझौता की उत्पत्ति होती है। और शिमला समझौता होता है किस किस के मध्य है? तो 1972, इसका तो राइट आंसर कर लीजिएगा मित्रों, 1972। अब ये होता किस किस के मध्य है? देखिएगा, इंदिरा गांधी अपनी पीएम थी, है ना, इंदिरा गांधी, और उधर पाकिस्तानी कौन है? जुल्फिकार भुट्टो। कौन है? जुल्फिकार भुट्टो, ये थी। अब इन दोनों ने क्या किया था? साइन करे थे किस पे? शिमला समझौता पे, ठीक है साहब। आपका शिमला समझौता का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किस हस्ताक्षर हुआ? 1972, राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। नदी और जलप्रपात दे रखे हैं। जलप्रपात मैं आपको बता देता हूँ, जलप्रपात क्या होता है। जैसे नलकूप नहीं होता घर के अंदर, नल का जो दिया होता है दोस्तों, ये जैसे नल का है, अब यहाँ से ये पानी गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है ना पानी, अब ये पानी गिर रहा है तो ऊपर से पानी गिरना को कहते हैं जलप्रपात दोस्तों, है ना, एक जलप्रपात का निर्माण होता है। अब देखेगा ये जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये पूछा है, युग्म सुमेलित है। तो आपको जो युग्म सुमेलित है ना, सिर्फ वही बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो मैं बात कर लेता हूँ, पहले कपिल धारा की बात कर लेते हैं, ठीक है साहब। अब ये कपिल धारा जो है ना, कपिल धारा जलप्रपात है, ये भाई साहब आपके नर्मदा नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो पहला इसमें लिखा गोदावरी, तो गोदावरी तो नहीं है हमारा, पहला तो सब गलत हो गया, ठीक है। जोग जो जलप्रपात है उसकी बात कर लेते हैं। ये शरावती नदी के ऊपर ही है। कहाँ पे है? ये शरावती नदी के ऊपर है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है मित्रों? कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में जिला पड़ता है, उस जिले के अंदर है, शिमोगा जिला है, उसके अंदर है। अब ये शिव समुद्रम प्रपात है, ये आपके कावेरी नदी के ऊपर है। और ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके कर्नाटक के अंदर है। एक अलग जिला है मांड्या जिला, ठीक है साहब, उसके अंदर है, ठीक है। तो ये अलग अलग जिलों के अंदर बने हुए हैं। और ये है कहाँ पर? ये कर्नाटक में दोनों, शरावती नदी के ऊपर एक जो जलप्रपात है, और शिव समुद्र प्रपात कहाँ पर है? कावेरी नदी के ऊपर। अब देखेगा ये कपिल धारा जलप्रपात है, ये गोदावरी नदी पर नहीं है, नर्मदा नदी पर है। तो हमारा 2 और 3 सही हो रहे हैं, 2 और 3 सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर है। आगे बढ़ रहे हैं, 64 नंबर क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो आप देखा होगा अभी जो वर्तमान में जो पक्के घर होते हैं मित्रों, कैसे होते हैं? पक्के घर होते हैं। पक्के घर में जैसे बरसात का पानी आता है, जैसे बरसात का पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ निकलने के लिए एक छोटी सी पाइप लगाई होती है दोस्तों, है ना, पाइप लगाई होती है। अब ये पानी पाइप के माध्यम से जा रहा है सीधा, बिल्कुल ठीक है, सीधा जा रहा है और सीधा गिर रहा है यहाँ से, ठीक है, नीचे ज़मीन में जहाँ भी गिर रहा है। अब ये हो गया आपका, क्या होगी? ये होगी एस्चुरी। क्या बन गया दोस्तों? एस्चुरी, ठीक है। और दूसरा शब्द आता है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या है? ये मकान पक्का है। अब यही मकान यदि कच्चा होगा तो कच्चा क्या होगा? अब देखिएगा कच्चा होगा ना, तो यहाँ से ये पूरा ना, जब ये पानी से इस पाइप्स के माध्यम से बाहर जाएगा ना, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये ज़मीन है ना, अपने साथ क्या बाकी लाएगी? ये ऊपर से छत के से ना कच्ची मिट्टी भी बाकी लाएगी। तो यहाँ क्या कर देगी? ये यहाँ एक छोटा सा ऊंचा भाग निर्माण कर देगी, ठीक है। तो डेल्टा, अब डेल्टा देखिएगा, नदी जब जाती है तो अंत में नदी का इस तरह से हो जाती है, जैसे नदी का जैसे वृद्धावस्था होती है ना, वृद्धावस्था में नदी ऐसे हो जाती है एक, ये डेल्टा है। जैसे डेल्टा पंजाकार आकृति देखोगी, पंजाकार है ना, पंजाकार आकृति। अब पंजाकार डेल्टा हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछा कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं कर रही है? डेल्टा का निर्माण नदी कौन सी नहीं कर रही है दोस्तों? गोदावरी करती है, कावेरी भी करती है, कृष्णा भी करती है, नर्मदा नहीं करती है। अब मैं बता देता हूँ, ये भारत के सापेक्ष है। जो आपका जल बंगाल की खाड़ी में जो नदी लेके जाएगी, नहीं, बंगाल की खाड़ी में जो नदी का जल लेके जा रही है जो नदियाँ, वो लगभग क्या करती है? डेल्टा का ही निर्माण करती है, ठीक है सब। अब ये है अरब सागर। अरब सागर में जो नदियाँ जल लेके आती है ना, वो कैसे कर निर्माण करती है? वो निर्माण करती है किसका? वो करती है आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। ये नर्मदा नदी उसका क्या है? एक उदाहरण है, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, ये सारी किसका निर्माण कर रही है? ये कर रही है आपका एस्चुरी का। साथ में जो गाद वगैरह, कीचड़ वगैरह जो मिट्टी होती है वो साथ में नहीं बहा के लेके आती है ये। हाँ जी, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर का मतलब होता है कि जो तापमान होता है ना रात और दिन का, उसमें अंतर होता है ज़्यादा,
कैसा होता है दोस्तों, जो रात और दिन का जो तापमान है ना, रात और दिन का तापमान में कैसा होता है, अंतर ज़्यादा पाया जाता है। अब ज़्यादा अंतर होगा उसको बोलेंगे तापांतर। अब ज़्यादा तापांतर कहाँ पे मिलेगा आपको दोस्तों, तो राजस्थान के जो है ना मरुस्थल जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे आपको ये तापमान ज़्यादा मिलेगा। ठीक है साहब। अब इसका रीज़न ये है कि जो मरुस्थल वगैरह होते हैं ना, ये दिन के समय कैसे होते हैं, दिन के समय में ना ज़्यादा ये ऊष्मा पैदा करते हैं। ठीक है, यहाँ इसका मतलब तापमान ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे तापमान कैसा हो रहा है, तापमान ज़्यादा हो रहा है। अब ये रात का समय आएगा ना, तो ये मरुस्थल क्या हो जाते हैं, ठंडे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और तापमान कैसा हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तापमान कैसा हो जाएगा साहब, कम हो जाएगा। तो अब ये ऊष्मा दिन में ज़्यादा और रात को कम, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 66 देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था। उच्च सदन का नाम बताना आपको, तो काउंसिलिंग ऑफ स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट हो जाएगा। 66 नंबर की उसका आंसर क्या होगा, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। ठीक है, अब ये काउंसिलिंग ऑफ स्टेट है ना, 1899 में इसकी स्थापना हो चुकी थी अंग्रेजों के समय, ये भी आप ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के समय इसकी स्थापना हो चुकी थी। तो आपका सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। यदि वित्तीय आपातकाल घोषित करना है ना, तो हो जाएगी अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 360। ठीक है, वित्तीय आपातकाल 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा तो देता है, लेकिन ये कब तक रहेगा आपको पता होना चाहिए। ये वित्तीय जो आपातकाल है मित्रों, ये यदि जैसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर ली, मान लो है ना, घोषणा कर दी, और 2 महीने के भीतर है ना, 2 महीने के भीतर क्या करना है, दोनों सदनों में इसको कहीं भी आप दोनों सदनों से स्वीकृति दिलवानी है। ठीक है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। ठीक है, इनमें आपको क्या करना है, स्वीकृति दिलवानी है। ठीक है, 2 महीने के भीतर आपात लगने के बाद में 2 महीने में क्या करना है, लोकसभा या राज्यसभा में इसको क्या करना है, इसके समक्ष रखना पड़ेगा इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना सूची 1 सूची 2 को, तो 68 नंबर है सिर्फ सुमेलित करने से। तो डी नंबर आंसर देखिएगा, इसका क्या आंसर होगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा मित्रों, डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। मिला लेते हैं, तो बिजू दल हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, मक्कन निधि जो मध्य है ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। भारतीय ट्राइबल पार्टी ये आपकी हो जाएगी राजस्थान। ठीक है, अपना दल उत्तर प्रदेश। तो 3 4 2 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी साथी ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं कराया ना, तो आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। भारत के संविधान में किस अनुसूची के तहत दोस्तों पूछा गया है, कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर है ना राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो आपकी हो जाएगी सूची, कौन सी सूची हो जाएगी आपकी, तीसरी। ध्यान में रखिएगा, तीसरी अनुसूची में ये कार्य होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था। भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था, मतलब मूल में सम्मिलित नहीं था दोस्तों। तो क्या नहीं सम्मिलित था, तो ये हो जाएगा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। ठीक है, आपका सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े में से कोई एक को चुने जिसका अपने मूल स्रोत से संवैधानिक प्रावधानों को उधार लेने के संबंध में सही तरीके से मिलान किया गया है। तो देखिएगा, राज्य के जो नीति निर्देश तत्व होते हैं ना, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से मित्रों नहीं लिए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए नीति निर्देश तत्व, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से, ये भी ध्यान रखिएगा। संघीय प्रणाली है ना, ये संघीय प्रणाली अमेरिका से नहीं है, ये कहाँ से है, ब्रिटेन से, ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से। और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कनाडाई संविधान से, बिल्कुल सही है। ये तो मौलिक कर्तव्य ये जापान से हैं क्या, ये रूस से हैं दोस्तों। क्या से है, ये रूस से। ठीक है, तो ये थोड़े से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इसमें पूछा गया था सही तरीके से जो मिलान हुआ वो भी बताना हमें। तो सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर। 72 नंबर है, किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। आपको पूछा गया जो मौलिक कर्तव्य है ना वो सम्मिलित किए गए हैं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। आपको बता देता हूं मैं मित्रों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद होगी आपको, सरदार कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अब इसके अनुशंसा पे क्या गया था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के से अपने क्या जोड़ा था, मौलिक या मूल कर्तव्य हमने ऐड किए थे। ठीक है, अब मूल कर्तव्य कौन से संविधान से ऐड हो रहे हैं, 42वें,
हाँ जी। और कौन सी समिति थी इसको बनाने वाली? सरदार सवर्ण सिंह की समिति द्वारा ये 42वां संविधान 1976। इसको अपन मिनी संविधान भी कहेंगे, ये भी याद ध्यान रखिएगा। मिनी संविधान किसको कहेंगे? 42वां जो संविधान संशोधन था 1976, इसको मिनी संविधान भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हो रहा है हमारा 1 नंबर। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? आपको बतानी जो सही नहीं है विशेषता, तो देखेगा जो सही नहीं है, मैं सीधा उसी की तरफ चल रहा हूँ। सी नंबर, यह अलग मतदाता प्रदान करने की एक सांप्रदायिकता प्रतिनिधियों के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। क्या आंसर हो रहा है हमारा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, एक बार फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी साथी नया जुड़ा है हमारे साथ पहली बार और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन से जिले में हो रहा है? कच्छ दोस्तों, ये है आपका गुजरात का एक जिला है ना, गुजरात का। और नागौर ये राजस्थान का, और ये भी राजस्थान का अजमेर, और ये गंजाम ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। अब देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ हो रहा है मित्रों? तो देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन पूछा जाए तो गुजरात आप लगा दीजिएगा। गुजरात में कहाँ पर? और ये कच्छ में। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? कच्छ के अंदर हो रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान में पूछे जाए आपसे, हाँ जी राजस्थान में पूछा जाए आपसे, तो राजस्थान में आपको लगाना है नागौर। क्या लगाओगे मित्रों? राजस्थान में नागौर में सर्वाधिक उत्पादन होता है नमक का। ठीक है साहब। और उड़ीसा का जो गंजाम है ना, एक गंजाम, और दूसरा कौन सा है? राजस्थान का नावा मंडी है ना, कि नावा। यहाँ पे क्या बन रहा है? मॉडल साल्ट फार्म है ना, मॉडल साल्ट फार्म स्थापित हो रहे हैं। साल्ट फार्म कहाँ कहाँ हो रहे हैं? गंजाम और नावा के अंदर। और नावा कहाँ है? राजस्थान। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई थी, ये हुई थी मित्रों कहाँ? जोधपुर में। कहाँ होती है? जोधपुर में। आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 76, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अस्थिर भाग है। संगठित मुद्रा बाजार का अस्थिर भाग है तो क्या है मित्रों इनमें से? हाँ जी, याचना मुद्रा बाजार। क्या आंसर होगा? याचना मुद्रा बाजार आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 आपके स्क्रीन के ऊपर है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में तृतीय स्थान है ना, थोड़ा सा इसको गोल कर लीजिएगा। तृतीय स्थान प्राप्त करता राज्य कौन सा है? तो एग्जाम में ऐसा आ जाए तृतीय दूसरा, तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा। तृतीय स्थान प्राप्त करता राज्य कौन सा है, तो आपको बताना तीसरा स्थान कौन सा है। तो अपन बात कर लेते हैं पहला कौन है। पहला मित्रों ये गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुजरात प्रथम। लगातार दूसरे वर्ष है ये, दूसरा वर्ष लगातार। ठीक है, पहले स्थान पर है ये। कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। आगे दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र इसमें है नहीं, मैं महाराष्ट्र लिख देता हूँ। महाराष्ट्र सेकंड स्थान पे है। कौन है? दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। और अब पूछा जा रहा है एग्जाम क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? तृतीय स्थान। तो तृतीय स्थान हो जाएगा तमिलनाडु का। किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का तृतीय स्थान। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है तृतीय स्थान, तो हमारा आंसर राइट सी नंबर। बहुत अच्छी क्लास है, सभी साथी अपने अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक भी क्लास शेयर कर दिएगा। निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? सही युग्म मित्रों भारत का काटनोपोलिस मुंबई है। बिल्कुल साहब, काटनोपोलिस हमारा क्या है? मुंबई ही है। अब आगे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है दोस्तों, और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या बताना है? बताना है कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। ठीक है सब, मैनचेस्टर बता दोगे ना? हाँ बता देना। किस में बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो रहा है? हमारा डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन निभा रहा है? अब बताओ, केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन निभा रहा है? तो केंद्रीय बैंक का जो कर्तव्य है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई है ना। वो सीबीआई नहीं जो सोचते होंगे आप ना, ब्यूरो वाला नहीं, ये सीबीआई दूसरा। भारतीय स्टेट बैंक बिल्कुल एसबीआई, और आरबीआई ये आरबीआई है। तो इसमें से केंद्रीय बैंक का जो कर्तव्य है ना दोस्तों, एक तो सीबीआई निभा रही है और एक एसबीआई निभा रहा है। तो ए और बी दोनों आंसर, डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंद पत्र था, ये किसने कहा था? हाँ जी, दास्ता का बंद पत्र था, ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे बताइएगा।
तो ये हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अब मैं बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने इस दास्ता जो बंधन पत्र था उसको, इसके बारे में कुछ बातें भी की थी। यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। यह क्या है? यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। ठीक है साहब, इसका मतलब ये होगा कि हमारा गाड़ी के अंदर इंजन नहीं है दोस्तों, है ना, इंजन नहीं है और क्या है, ब्रेक सारे बहुत सारे लगे हुए हैं। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ बोला था, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बोला था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, 81 नंबर। यहां से आपके क्वेश्चन है ना, शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन शुरू हैं आपके। किसके हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के। ठीक है साथी, अब ये जो भी साथी क्लास देख रहे हैं ना, तो ये भी आपके लिए, अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्के आएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, बुद्धि के पास मॉडल में बुद्धि के मुख्य 4 तत्व बतलाए गए हैं। अभी नवीनतम शोधों में से इसमें एक और तत्व को जोड़ा गया है। उस नवीनतम तत्व का नाम बताना आपको। हाँ जी, क्या है वो नवीनतम तत्व 81 का? तो वो हो जाएगा आपका ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। ठीक है साहब, आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। किसने बताया था कि बौद्धिक क्रियाओं में साहचर्यात्मक तथा संज्ञानात्मक क्षमताएं सम्मिलित होती है? ये किसने बताया था? ये बताने वाले व्यक्ति कौन थे? ये बताने वाले थे अर्थर जेन्सन दोस्तों। क्या थे? अर्थर, है ना, अर्थर जेन्सन थे दोस्तों ये बताने वाले। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभिक्षमता परीक्षण है? अभिक्षमता परीक्षण कौन सा हो जाएगा? अभिक्षमता जो परीक्षण हो जाएगा मित्रों ना, एक तो वंडरलिक पर्सनल परीक्षण हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड परीक्षण हो जाएगा आपका, और डिफरेंशियल एप्टीट्यूड ये परीक्षण हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों ही हो रहे हैं, हमारे तीनों हो रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो रहा है हमारा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 का डी नंबर आप राइट आंसर कर लीजिएगा। 84 है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो बता देता हूं, गार्डनर के अनुसार पूछा जाए आपके बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, तो 9 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 9 प्रकार। 9 प्रकार, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, ये सारे आपको पता है सब कुछ। ठीक है, बताने की इतनी जरूरत नहीं है, आप 9 लिख लीजिएगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, पावलाव के प्रयोग में भोजन देकर कुत्ते के मुंह से लार टपकाना क्या है? ये एक स्वाभाविक क्रिया है, एक स्वाभाविक क्रिया है, दोनों या इनमें से कोई? भोजन देकर कुत्ते के मुंह में से लार आ जाती है दोस्तों, है ना। तो क्या आंसर रहेगा इसका? है हाँ जी, एक स्वाभाविक क्रिया दोस्तों। एक ये स्वाभाविक क्रिया, जैसे ही अपन क्या करेंगे, कुत्ते को अपन भोजन देंगे ना, उसके मुंह में फट दे लार आ जाएगी। ये एक स्वाभाविक क्रिया है, याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी बता देता हूं, ये जो पावला था ना, इसने एक सिद्धांत दिया था, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत इसका दिया था। किसका सिद्धांत? किसका? ये पावलाव का। आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से अभ्यास का नियम क्या है? निम्न में से आपको अभ्यास का नियम बताना है। तो अभ्यास का नियम एक तो याद रखिएगा, उपयोग का नियम भी होता है, अनुपयोग का नियम होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो रहा है? हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी मतलब दोनों। ठीक है, ऊपर ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम दोस्तों। ठीक है, दोनों आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा 87 नंबर, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। उपरोक्त कथन किसका है? ये कथन देने वाले व्यक्ति कौन है? हाँ जी, ये कथन जो देने वाले व्यक्ति हैं वो आपके हो जाएंगे थॉर्नडाइक। कौन हो जाएंगे? थॉर्नडाइक। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, समाज नीति विधि के प्रवर्तक कौन है? समाज नीति विधि के प्रवर्तक कौन है? तो समाज नीति अपने बताइएगा, समाज नीति विधि के प्रवर्तक कौन थे? हाँ जी, क्या आंसर होगा? जैकब मोरेनो दोस्तों। जैकब मोरेनो, इसका फुल नाम है जैकब मोरेनो, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इन्होंने समाज नीति का प्रवर्तन किया था दोस्तों। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाता है। आगे 89 क्वेश्चन है, बालक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? बालक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि वंशानुक्रम, वातावरण का ज्ञान होगा, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होता है, योग्यता में क्षमताओं का ज्ञान होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो रहा है? आंसर हो रहा है हमारा डी नंबर। तो डी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे देखेगा, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य है विद्यार्थियों की सृजनात्मक में रुकावट है? विद्यार्थियों के सृजनात्मक में रुकावट है, अध्यापक का कौन सा कार्य है? तो मित्रों, जो अध्यापक का जो ऐसा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना दोस्तों, है ना, ये सृजनात्मक में क्या है? ये रुकावट है।
तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में जैविक आवश्यकता ठीक किससे पहले आती है? तो जैविक जो आवश्यकता आती है ना वो सुरक्षा आवश्यकता से ठीक पहले आती है। 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। हाँ जी, आरबी कैटल का कारकीय के साथ वही संबंध है जो आलपोर्ट का है। जो आलपोर्ट का है मित्रों, क्या आंसर रहेगा? तो बी नंबर हो जाएगा सील गुण उपागम। क्या हो जाएगा? सील गुण उपागम। आलपोर्ट का सिद्धांत कौन सा था? सील गुण का सिद्धांत था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ जी, वैसे नव फ्राइडवादी जिन्होंने सामूहिक अचेतन के संप्रत पर बल डाला था, निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? एडलर, युंग, हानी या फ्रोम? तो कौन थे मित्रों इनमें से? हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका हो जाएगा युंग। राइट आंसर क्या हो रहा है मित्रों? युंग हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही हो जाता है। पहले व्यक्ति था उस आवश्यक कारिका का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो बताइएगा, आवश्यक कारिका, ये इसका साथ में है, ये है ना, आवश्यक कारिका का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था मित्रों किसने? हेमांश व वायरम्मा ने। तो 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। हाँ जी, अर्जित निसहायता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? अब ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, निसहायता का सिद्धांत। तो ये दिया था मार्टिन सेलिंगमैन ने। तो मार्टिन सेलिंगमैन ने ये क्या दिया था? अर्जित निसहायता का सिद्धांत दिया था। 95 नंबर क्वेश्चन का आपका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। विद्यार्थियों को कैसे रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, या कार्य तथा केंद्रित, या पुरस्कार केंद्रित? पुरस्कार प्रेरित दोस्तों। कैसा रखना चाहिए अध्यापक को? तो वो रखना चाहिए कार्य केंद्रित दोस्तों। कैसे रखना चाहिए? कार्य केंद्रित। आपका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? क्या आंसर होगा? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा जो शब्द है ना, आपको बता देता हूँ, मोटिवेशन से बना है। किससे बना है? मोटिवेशन से। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, किससे बना मित्रों? मोटिवेशन से अभिप्रेरणा। ठीक है, अब ये मोटिवेशन है ना, इसकी उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा की। लैटिन भाषा का शब्द है एक, कौन सा? मोटम। ये ठीक है, इससे उत्पत्ति होती है इसकी। तो जिसका अर्थ क्या होता है? कोई क्रिया करना। क्या करना? कोई क्रिया करना। हो रहा है ना आंसर आपका? आ रहा है ना? अब तो समझ गए होंगे, कोई क्रिया करना। राइट आंसर होगा मोटम। तो 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। बाल अपराधी के अंतर्गत वह बालक शामिल किए जाते हैं जिनकी आयु 2 वर्ष से कम होती है। बाल अपराधी के अंतर पूछा गया। बाल अपराधी में कौन शामिल होता है? हाँ जी, बाल अपराधी का मतलब ये होता है कि दोस्तों, हाँ जी, 18 वर्ष से कोई कम आयु का बालक है जो कानून की अवहेलना कर समाज विरोधी कार्य करता है। ठीक है, 18 वर्ष से कम, याद रखिएगा। 18 वर्ष से यदि कोई कम कोई व्यक्ति की उम्र है या बच्चे की उम्र है और वो क्या करता है? समाज विरोधी कार्य कर लेता है। समाज विरोधी, इसका मतलब वो कानून का क्या करता है? उल्लंघन करता है। ठीक है, कानून का वो उल्लंघन कर रहा है, तो क्या होगा? वो बाल अपराध के अंदर में आएगा यदि उसकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष से कम है। माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए। माता पिता को अपनी संतान, ठीक है, बुद्धू वगैरह नहीं कहना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अपन घर में बोलते हैं ना बुद्धू, है ना, गाली वगैरह देते रहते हैं, तो नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? बच्चे उन शब्दों को दोहराएंगे। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे? उनके भी बच्चे होंगे ना, उनको दोहराएंगे। नहीं तो स्कूल में बोलेंगे बुद्धू वगैरह, है ना, वो जो हम उसको घर के अंदर बोल रहे हैं वो स्कूल में जाके बोलेगा, कहीं गली में बच्चों को बोलेगा। उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी, वो अपशब्द बोलना शुरू कर देंगे, है ना, गाली वगैरह निकालना शुरू कर देंगे। वे समय में इन अवगुणों को तरसेंगे। वो क्या करेंगे? वो सच में अब बुद्धू हैं कि नहीं है ना, वो गाली वगैरह जो दे रहे हैं वो सच में वो है कि नहीं उसके ऊपर। तो ये सारे इसके क्या हो जाते हैं, है ना, इसको डी आंसर इसका सही हो जाएगा। भय संवेग उत्पन्न करने होने पर कौन सी मूल प्रवृत्ति क्रिया करती है? भय संवेग उत्पन्न होने पर कौन सी मूल संवेग करती है मित्रों? वो जाती है आपकी, हाँ जी, पलायन। सभी साथियों को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। सभी का मैं ऋणी हूँ और ऐसे ही आप अंत तक देखते रहिएगा। आगे भी वीडियो आपको अच्छे से मिलते रहेंगे। आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।